नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ गुलरेज कुरैशी। वक्त हो चुका है रिपोर्टर लाइव का, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुंचाते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां महिला आयोग में मासिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ में महिला आयोग की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिला आयोग की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया और उनसे रायशुमारी की गई। इस कार्यशाला में महिला के साथ अपराध होने पर कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ महिला सम्मान बढ़ाने को लेकर भी महिला आयोग के अध्यक्ष ने वहां उपस्थित महिलाओं को आश्वासन दिया। साथ ही साथ महिला आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही किसी पीड़ित महिला की अगर सूचना आती है तो उसके घर तक महिला आयोग की टीम पहुंचेगी, इंसाफ दिलाएगी। फिलहाल जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सम्मान को लेकर सजग रहते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां दारोगा को तीर मारने वाले आरोपी की जांच हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ में सीबीआई दफ्तर में घुसकर धनुष बाण चलाकर एएसआई को घायल कर देने के आरोपी दिनेश मुर्मू के बारे में कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिनेश मुर्मू के पास मिले तीर के एरो को लेकर अब पुलिस नक्सली कनेक्शन की भी जांच कर रही है और साथ ही साथ दिल्ली और जौनपुर में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले को लेकर भी तफ्तीश तेज हो चली है। हालांकि आरोपी दिनेश मुर्मू को जेल भेज दिया गया है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में सीबीआई दफ्तर में घुसकर बिहार के रहने वाले दिनेश मुर्मू ने धनुष बाण चलाकर एएसआई वीरेंद्र सिंह को घायल कर दिया था। वीरेंद्र सिंह के सीने में तीर चलाकर दिनेश मुर्मू ने अपने इंतकाम लेने की बात कही थी। दरअसल बिहार के रहने वाले दिनेश मुर्मू के खिलाफ 32 वर्ष पहले रेल मंत्रालय में घूसखोरी के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई किया था। इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए दिनेश मुर्मू राजधानी लखनऊ पहुंचा था और सीबीआई दफ्तर में घुसकर धनुष बाण चलाया था। इसमें एएसआई वीरेंद्र सिंह घायल हो गए थे। हालांकि एएसआई वीरेंद्र सिंह की हालत अब स्थिर है। आरोपी दिनेश मुर्मू को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इस मामले की जो जांच चल रही है, इसको लेकर कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आखिर क्यों की गई है गिरफ्तारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। गाजीपुर क्षेत्र के सर्वोदय नगर में उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से राजधानी गूंज उठी, जिस समय लोग अपने कामों में अति व्यस्त नजर आते थे। ये पूरा मामला दिन दिहाड़े का बताया जा रहा है। ये थाना गाजीपुर के सर्वोदय नगर का बताया जा रहा है, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम मुरसलीन बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई गई। वहीं पे जो मुरसलीन है वो इस गाड़ी से आया था। ये गाड़ी हम दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर से डैमेज के निशान है। इसी पे गोलियां भी चली और इसी गाड़ी में बताया जा रहा है मुरसलीन आया था। वहीं जो आरोपी थे वो 3 गाड़ियों से आए थे, जिसमें एक गाड़ी पकड़ भी ली है, पुलिस ने बरामद कर ली है। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है जो इस समय गाजीपुर थाने पे खड़ी है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले में कुल 7 लोगों को नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें बताया जा रहा है एक फैज नामक व्यक्ति है, जो पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है। इससे पहले भी पूर्व में भी कई उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे हुए हैं, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फिलहाल आगे के मामले में जुटी है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द जो 7 लोग नामजद किए गए हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो मुरसलीन थे, जिसको गोली लगी थी, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया।
उत्तर प्रदेश में बिजली के बढ़ते निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हड़ताल करने वाली है। कब हड़ताल की जाएगी, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। में बिजली के निजीकरण की तैयारी के विरोध में बिजली विभाग संयुक्त संघर्ष समिति ने 29 मई को बेमियादी हड़ताल का आयोजन किया है। इसके अनुसार 29 मई से जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। वो ऑफिस तो आएंगे लेकिन किसी तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपका कोई कार्य बिजली विभाग से संबंधित है, चाहे आपको मीटर का नया कनेक्शन लेना है, बिजली का बिल जमा करना है या अपने बिल को रिवाइज करवाना है, तो उस काम को 29 मई से पहले निपटा लीजिए। क्योंकि 29 मई से अगर ये आंदोलन शुरू होता है तो लखनऊ के लगभग 15 लाख उपभोक्ता पर सीधे असर इसका पड़ेगा। अगर इस दौरान किसी भी क्षेत्र में बिजली जाती है तो बिजली कर्मी उसे सही करने नहीं जाएंगे। जिन लोगों का बिजली का बिल बकाया है उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जिससे बिजली विभाग को राजस्व भी प्राप्त नहीं होगा। इस संघर्ष समिति के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली कैबिनेट में अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली लेने का करार योगी सरकार ने किया है। ऐसे में ये एक सोची समझी साजिश है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आज हम इसे अप्रूवल दे देते हैं और अपनी मौन सहमति प्रदान कर देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा बिजली विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में निजी हाथों में चला जाएगा। और हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं और 29 मई से हम बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे और किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर कोटद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री ने मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंजना गोयल। कोटद्वार का मालन पुल सन 2023 की 13 जुलाई को आपदा की भेंट चढ़ गया था। यह पुल कोटद्वार और भावर को जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। 2.5 साल तक लगभग लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और अब बनकर के आज इसका लोकार्पण हुआ है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री जी के आने का संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँच पाए और उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से इसका लोकार्पण किया है। 26 करोड़ की लागत से बने इस पुल पर अब आवाजाही शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी पूरा सरकारी अमला भी यहीं पर था और यहाँ से अभी सरकारी अमले का काफिला गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी अभी यहाँ उस पुल पर से होकर के गई है और उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसकी आवाजाही शुरू की है। हालांकि अभी बड़े वाहनों के लिए इसको नहीं खोला गया है, पहले छोटे वाहनों के लिए इसकी आवाजाही शुरू की गई है। संभावना है कि जल्दी ही बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी इसको खोल दिया जाएगा। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग का सड़क निर्माण का गजब कारनामा सामने आया है। क्या कुछ मामला सामने आया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता भबूंदर यादव। पीडब्ल्यूडी विभाग का एक गजब कारनामा जिस सामने आया है, जो कि बस्ती जनपद का के फुटहिया गांव का मामला है, जो कि संसारपुर फुटहिया गांव में निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि जहां सड़क निर्माण में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जहां डामर और गिट्टी की अधिकतम मात्रा के साथ निर्माण कार्य कराया जाए उसका एक मानक होता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो कीचड़, जो कि सड़कों पर पूरी तरीके से कीचड़ है और उसमें कचड़े में जो है सड़क निर्माण कर रहे हैं कि ये सड़कें कितने दिन तक चलेंगी। ये वहाँ पर ग्रामीणों द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और लगातार इस ग्रामीणों में इसको लेकर के आक्रोश है कि इस तरीके से सड़क जो है निर्माण घटिया निर्माण किया जा रहा है। लेकिन और लगातार जहां जो है सरकार ये दावा कर रही है कि गड्ढा मुक्त हो और सड़कें सही हों, तो वहीं न कहीं देखा जाए बस्ती जनपद के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत के द्वारा जो है इस तरीके से निर्माण हो रहा, पूरी तरीके से सरकार का जो है सपने को पलीता लगा रहे हैं। तो ये बस्ती जनपद के संसारपुर फुटहिया गांव का मामला है। तो ऐसे में आखिर में क्या इनके अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, आखिर ये निर्माण हो रहा है, ताकि इस तरीके से जो कि सड़कें निर्माण हो रही हैं कब तक, ये कितने दिन तक चलेगी। कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल है, जहाँ पर ग्रामीणों द्वारा काफ़ी इसको लेकर के आक्रोश भी है। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए भबूंदर यादव। खबर बुलंदशहर से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के अनुपशहर थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच
मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली लगने के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि टप्पेमार गैंग के 2 सदस्य हैं और ये किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। उसी दौरान मुठभेड़ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में सीओ अनुक सर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये काफ़ी इनका आपराधिक इतिहास है और कई इन पर पुराने भी मुकदमे हैं, जिनको लेकर मुखबिर की सूचना पर देर रात मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और दोनों को अब वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक बड़ी वारदात के दौरान नोएडा पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। नोएडा थाना फेज 3 की टीम दरोगा 6 पुलिसकर्मी गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत नाहल गांव में दबिश मारने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने शूटर कादिर को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। जब वो कादिर को गांव के बाहर लेकर जा रहे थे तो करीब 10 से 12 कादिर के साथियों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव के दौरान कादिर ने मौका देखकर जो है फरार हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर जमकर फायरिंग कर दी। करीब दोनों तरफ से 20 से 25 राउंड जो है फायरिंग हुई। इसी के बाद नोएडा पुलिसकर्मी सौरभ कुमार के जो है सर में गोली लगी, जिससे वो ज़मीन पर गिर गए। नोएडा पुलिस ने आनन फानन में जो है गाजियाबाद के निजी अस्पताल में जो है सौरभ को भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो उसके साथी हैं उनकी जो है तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। पुलिस की लापरवाह कार्यशैली एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, पूरा मामला अमराहट थाना क्षेत्र का है, जहां राजस्थान से पश्चिम बंगाल ट्रक में टायर लेकर जा रहे एक ट्रक को जंगल की ओर ले जाया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिली तो जिले के जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस और पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। पूरे मामले की जांच की और जब चालक नहीं मिला तो उसकी तलाश शुरू की गई। लेकिन घटना के 60 घंटे बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने केबिन खुलवाया तो वहां चालक मृत अवस्था में जला हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में डीएनए कराकर उसकी शिनाख्त करने की बात कर रही है। लेकिन लापरवाही इस बात की सामने आई है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसने पूरे मामले की तलाश की तो चालक आखिर उन्हें क्यों नहीं मिला, पुलिस ने केबिन खुलवाने की जहमत क्यों नहीं उठाई। अब देखना यह होगा कि डीएनए के बाद क्या रिपोर्ट आती है और इस लापरवाह पुलिस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। कानपुर से गौरव शुक्ला। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुस्लिम युवकों की पिटाई के विरोध में कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। मीट कारोबारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और एआईएमआईएम के सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों थाना हरदोगंज इलाके के क्षेत्र में मीट कारोबारियों के साथ हिंदूवादी संगठनों, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया था, जिसके बाद पूरे ही शहर में इस घटना के बाद आक्रोश व्याप्त है। इधर पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेसी और एआईएमआईएम दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पर कहीं न कहीं विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ये हिंदूवादी संगठनों के द्वारा मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं वे उसकी घोर निंदा करते हैं। इसी के चलते थाना हरदोगंज क्षेत्र में बीते दिनों मॉब लिंचिंग के नाम पर मीट कारोबारियों के साथ मारपीट की गई। हालांकि मीट कारोबारी जो कि मीट फैक्ट्री से माल खरीद के लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास सारे दस्तावेज यानी कागजात मौजूद थे, उसके बाद भी अवैध चौथ वसूली के नाम पर हिंदूवादी संगठनों या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके कारण 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों को पुलिस के द्वारा अलीगढ़ के हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। हालांकि इधर पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा इसमें 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
इधर समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य कार्यकर्ताओं को द्वारा एसएसपी से मांग की गई है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं और जो भी लोग अज्ञात हैं उनको जल्द से जल्द चिन्हित करके उनके ऊपर एनएसए तक की कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पूरे मामले में एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल सिंह। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उन्नाव पुलिस द्वारा अपराधियों पर ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अपराधियों पर लगातार नकेल कसने के लिए उन्नाव के एसपी दीपक बुकर के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीती रात माखी थाना पुलिस ने मियाँगंज में चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा और एक को पैर में गोली लगी और दूसरे को गिरफ्तार किया। माखी थाना पुलिस ने मियाँगंज के पास जब चेकिंग लगाए हुए थी, उसी समय 2 बाइक सवार वहां से गुजरे। उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से भगा दी। पुलिस ने पीछा किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में, जिसका नाम विजय ऋषभ सिंह है, और दूसरा अपराधी विजय उर्फ कल्लू, ऋषभ के पैर में गोली लगी और विजय उर्फ कल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर प्रयागराज से है, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने बेसिक शिक्षा कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, शोएब रिजवी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे थे। दरअसल बेसिक शिक्षा के कायाकल्प कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि किस तरह से बेसिक शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन किया गया है, इसमें तमाम सुधार किए गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर परफॉर्मेंस जो प्राइमरी और बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी। उन्होंने खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है उसकी पूरा देश सराहना कर रहा है। वहीं कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, तो उससे ये साफ हो जा रहा है कि उनका मंशा क्या है। साथ ही साथ 2027 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के बयान पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार समाप्त होती पार्टी बनती जा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता। खबर मेरठ से है, जहां बीच रास्ते में महिला को युवक ने किस कर लिया। महिला उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन वो भाग गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ थाना निशाड़ी गेट पुलिस अब बदमाशों के अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम होती नजर आ रही है। आपको बता दें, थाना निशाड़ी गेट क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बदमाश अब खुलेआम पुलिस को चुनौती देने के बाद घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला थाना निशाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला जाती हुई दिखाई दे रही है सिटी फुटेज में, और पीछे से मनचला आता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद वहां से बेखौफ निकल जाता है। बदमाशों को अब पुलिस का खौफ नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने संज्ञान लेते हुए 2 टीमें गठित की हैं और जल्दी ही आरोपी की तलाश में वो टीमें जुट गई हैं और जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।